आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं एंड समिता पांडव आंटी को इनवाइट करता हूँ, वो आए और सत्संग शेयर करें। समिता आंटी। अच्छा, गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को मेरा प्रणाम। आजकल के इस डिफिकल्ट टाइम में घर घर सत्संग हो रहे हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पर एक से एक खूबसूरत सत्संग सुनने को मिल रहे हैं। सारा माहौल गुरु जी में हो गया है और हमें गुरु जी ने इस तरह अपने कितने करीब रखा है। जितना भी गुरु जी का गुणगान हम करें उतना कम ही है। बस हम उनकी शरण में रहें और हमेशा अपने आप को ग्रेटिट्यूड में रखें। एंड वन वे ऑफ शोइंग ग्रेटिट्यूड इज टू शेयर अ सत्संग। आज मैं अपनी बेटी के कुछ एक्सपीरियंसेस गुरु जी के साथ बताना चाहती हूँ। जब हम गुरु जी के पास जाने लगे तो मेरी बेटी यूएस में अपने अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए जा चुकी थी। और मैंने पहले भी बताया था कि जब हम पहली बार एम्पायर स्टेट गए थे और तो गुरुजी ने मेरी बेटी का जिक्र किया था कि वो बहुत सयानी है और महापुरुष क्या है वह जानती है। उस समय हमें समझ में नहीं आया क्योंकि अभी भी वो कॉलेज ज्वाइन करी थी और शी वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम एंड बट शी वॉज ऑलवेज अ ब्राइट स्टूडेंट एंड उसकी इच्छा थी कि यूएस के टॉप यूनिवर्सिटी जैसे MIT और हार्वर्ड में वो अपने हायर स्टडीज और रिसर्च करें। Cognitive neuroscience was her subject and she was interested in studying brain during meditation and awareness. फिर छुट्टियों में जब ये दिल्ली आई थी तब हम उसको गुरुजी के पास छोटे मंदिर ले गए। हम वहां पर पहुंचे थे कि सामने वाले प्लॉट में जूते उतार रहे थे, वहां पर सबीना आंटी आ गए और जब हम अंकल ने उसको बेटी से मिलवाया तब उन्होंने कहा कि अभी अभी अंदर गुरुजी ने कहा है कि डॉक्टर पांडव की बेटी आई है। ठीक उसी समय मेरी बेटी को गुरुजी की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई। जब अंदर गए तो फिर गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने उसको अपने पास बुलाया, अपने सामने बिठाया, फिर कुछ पूछते रहे, कुछ देर तक उसको देखते रहे। कुछ ऐसी भी बात हुई या कुछ कहा उन्होंने जो मैं यहाँ नहीं शेयर कर सकती हूँ। फिर जब तक यहाँ पर थी वो हमारे साथ मंदिर जाती रही। फिर उसके बाद दोबारा दिसंबर में फिर आई तो दूसरे तीसरे दिन ही गुरुजी के साथ चंडीगढ़ जाने का उसको मौका मिला। वहां पर गुरुजी अपने संगत को किसी शादी में और सत्संग में लेके गए थे। बहुत सारी कार्स गई थी और बहुत सारे लोग गए थे। घर घर से हर फैमिली से 2 लोगों को गुरुजी ने अपने साथ जाने के लिए बोला था और अंकल को कहा था कि अपनी बेटी को ले आना। तो ये ट्रिप बहुत शानदार रही। गुरुजी ने सारी संगत का बहुत बहुत ख्याल रखा, सब एंजॉय कराया, काफी लंगर खिलाया, बहुत अलग अलग तरह की चीजें खिलाई, मौज ही मौज कराई सबको। मिनट टू मिनट गुरुजी सबकी खबर रख रहे थे। लेकिन मेरी बेटी उस समय एकदम जेट लैग में थी और इस तरह का गुरुजी के साथ उसका पहला एक्सपीरियंस था। इससे खाना भी नहीं लंगर भी नहीं खाया जाता और वो सोती रहती। तो सबीना आंटी कहीं से आती थी और उसको गुरुजी के वे ऑफ ब्लेसिंग बताती थी कि कैसे लंगर खाना है और मतलब किसी चीज के लिए मना नहीं करना है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे काम करती है। ये सारी शुरुआत की सारी बातें सबीना आंटी ने बच्चों को मेरे समझाई है। तो मेरी बेटी को भी उसी समय उन्होंने समझाया। सो इस ट्रिप में जब जा रहे थे ये लोग तो डॉक्टर खिलनानी के साथ इनकी कार में बैठे थे और डॉक्टर खिलनानी ही ड्राइव कर रहे थे। बातों बातों में वो जाते समय रास्ता भूल गए, सारी कार संगत की चली गई और ये लोग कहीं और ही चले गए। फिर मेरे हस्बैंड ने किसी भी तरह से रास्ता ढूंढ निकाला और फिर संगत के कार के साथ वो लोग मिल गए। बात यहीं पर खत्म हुई। किसी को बताया भी नहीं क्योंकि माहौल तो कुछ और ही था, शादी में सब लोग बिजी थे। कुछ टाइम के बाद जब छोटे मंदिर में एक बार एक अंकल मेरे हस्बैंड को ये जब रास्ता भूल गए थे उसकी डिटेल्स बता रहे थे कि आप किस तरह से कौन से रास्ते पे चले गए थे और फिर कैसे आप लोग वापस आए। तो अंकल को बड़ा आश्चर्य लगा कि आपको कैसे पता, क्योंकि हमने तो किसी को बताया नहीं। तो उन्होंने बताया कि ये मुझे गुरुजी ने ही बताया, ये सब ऐसी इस तरह से हुआ। फिर गुरुजी ने उनको ये भी बताया था कि चंडीगढ़ का प्रोग्राम कई महीने पहले गुरुजी ने तय किया था और उसी समय बताया था कि कौन कौन फलाने लोग जाएंगे, हर फैमिली से 2 लोग जाएंगे। उसमें उन्होंने डॉक्टर पांडव के साथ उनकी बेटी आएगी यही भी बताया था। जब हमने ये सुना तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा क्योंकि मेरी बेटी का दिसंबर में आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। छुट्टी भी कम होती है दिसंबर में और उसको कुछ काम भी करना तो लेकिन सब लोग एंड टाइम पे क्या हुआ कि हॉस्टल में लोग चले गए बाहर और इसका काम भी नहीं हो रहा था। सो शी डिसाइडेड कि अगर कोई फ्लाइट मिलती है तो मैं आ जाऊं और उसको फ्लाइट मिल गई
और वो पहुंच गई। तो ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग थी कि उन्होंने उसको यहाँ पर बुलाया और अपने साथ चंडीगढ़ लेके गए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स उसको मिली। वो जब अंडर ग्रेजुएट की स्टडी खत्म कर रही थी, तब उसको मास्टर्स और पीएचडी के लिए उसी के यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन वो चाहती थी कि 1 साल वो रिसर्च एक्सपीरियंस एमआईटी या हार्वर्ड जैसी जगह करे, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। फिर एक कॉन्फ्रेंस में उसको एक अचानक एमआईटी के एक सीनियर प्रोफेसर से मिलना हुआ, जिन्होंने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया, लेकिन विथ वार्निंग कि बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत सारे लोग अप्लाई कर चुके हैं। एज इट इज शी वॉज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। फिर उसका ओपीटी के वीसा के अंदर उसको 1 साल एक्सपीरियंस लेना था, तो शी हैड वेरी टफ टाइम टू कन्विंस द प्रोफेसर्स। देन शी वेंट फॉर द इंटरव्यू। 1 राउंड हुआ, 2 राउंड हुआ, 3 राउंड हुआ। फाइनली इट वॉज she was selected. My husband was also traveling at that time to US and he was there after her last interview. तो जब उसका सिलेक्शन हो गया एंड एवरीबडी वाज हैप्पी, और जब अंकल वापस आए दूसरे दिन हम गुरुजी के पास गए, तो हॉल में सारी संगत वेट कर रही थी, गुरुजी कमरे में ही थे, तो हम लोग भी वेट कर रहे थे। उसके बाद गुरुजी कमरे से बाहर निकले और जैसे हमको देखा, लाउडली ही सेड, डॉक्टर पहुंच गई ना बेटी बढ़िया जगह। सो वी केप्ट लुकिंग एट ईच अदर, सो इट वाज हिज ब्लेसिंग ओनली। तो हमें कई बार ऐसे हुआ है कि जब गुरुजी की ब्लेसिंग होने के बाद में हमें पता चलता था कि ये सब गुरुजी ने किया हुआ है। तो इसके बाद कई मेरी बेटी को गुरुजी के वहां पर एक्सपीरियंसेस होते रहे। कभी उसकी फ्लाइट मिस होते होते बच जाती, तो कभी स्नो स्टॉर्म की वजह से कहीं रोक देते थे, तो इसको कहीं ना कहीं वो सेफली निकल आती। जब भी कोई प्रॉब्लम होती और वो हमारे साथ जब भी ये शेयर करती थी, तो नेक्स्ट डे उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। एक बार ऐसे हुआ था कि उसके लैब में काम करने वाले कोई और दूसरे स्टूडेंट थे, तो जिनके साथ में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हो रही थी, और मेरी डॉटर ने उसको बहुत समझाया या बहुत कोऑपरेट करने की कोशिश की, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। तो एक दिन इसने मुझे फोन करके बताया कि मुझे अब इस बात की रिपोर्ट करनी पड़ेगी, एंड विथ वेरी हेवी हार्ट शी वांटेड टू रिपोर्ट एक्चुअली। लेकिन फिर हमने कहा ठीक है, और तो कुछ चारा नहीं है, तो फिर देख लेना। सो नेक्स्ट डे व्हेन शी वेंट टू हर लैब, वहां पर वो लड़की आई और बहुत हंसते हंसते आई और अपना रेसिग्नेशन लेटर दिया और कहने लगी कि मैं आज से यहाँ इस लैब में काम नहीं करूंगी, आई एम शिफ्टिंग टू सम अदर लैब। तो गुरुजी ऐसे ही मतलब कोई प्रॉब्लम आने के बाद में जैसे उसी समय वो हटा देते थे। तो ऐसे कई एक्सपीरियंसेस है। जब ये अपना ग्रेजुएशन खत्म करके वापस आ रही थी एंड शी वांटेड टू ब्रिंग बैक हर वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, तो उस समय इसने सोचा था कि मैं एक्स्ट्रा मतलब एक्सेस बैगेज का फाइन भर के मैं अपने बुक्स ले आऊंगी, बिकॉज दे आर वेरी वैल्यूएबल टू मी। लेकिन एयरपोर्ट पे अथॉरिटीज ने उसको रोक लिया और कहा, रूल्स दिखाने लगे कि किसी भी हालत में आप ये बुक्स नहीं ले जा सकते। देन शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि आई हैव टू थ्रो दिस बुक्स हियर, अब मैं नहीं ले आ सकती हूँ। जैसे शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, वहां पर काउंटर में से पर्सन ही केम अप टू हर एंड व्हेन शी पुट द फोन डाउन, वो कहता है कि नहीं आप ले जा सकते हो, कोई कोई दिक्कत नहीं। सो इस तरह से उसकी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन वो कुछ होने के बाद मतलब होते होते वो सॉल्व हो जाती थी, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर उसके बाद में जब इसने उसका ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, सो शी वांटेड टू शी कंप्लीटेड हर दिस थिंग, ओपीटी का जो रिसर्च वर्क है वो कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में गुरुजी की महासमाधि हो गई, और उस वक्त हम लोग यूएस में ही थे बेटी के साथ। और थोड़े ही दिन, कुछ दिन, 2-4 दिन पहले ही गुरुजी ने हमें फोन किया था वहां पर और ब्लेसिंग्स दी थी। दैट वाज अ वेरी टफ टाइम। सो मेरी बेटी ने उस नेक्स्ट ईयर पीएचडी के लिए अप्लाई किया, और वो एक प्रोफेसर के साथ वहां पर ही एमआईटी के, उसको टॉपर्स अवार्ड के साथ सिलेक्शन हो गया। लेकिन दिस प्रोफेसर वेंट टू सम अदर यूनिवर्सिटी, तो उसको भी वहां जाना पड़ा। वहां पर इस प्रोफेसर सबैटिकल पे चले गए, और वहां पर उसके साथ में, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, she had very tough time there, and ultimately after 1.5 years she left her PhD program and came back to Delhi. So वापस आने के बाद गुरुजी भी अपना चोला छोड़ चुके थे यहाँ पर। वो बहुत ही मतलब निराश मनस्थिति में थी,
एंड वंस शी सेड टू मी कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जब मैंने एक हार्वर्ड जैसी अच्छी जगह पे मुझे मतलब होना चाहिए था, तो मुझे यहाँ पर भी छोड़ के आना पड़ा एंड बहुत उदास रहती थी। तो उस साल आई थिंक इट वाज 2010, 7 जुलाई को जब गुरुजी के बर्थडे के फंक्शन में हम लोग जा रहे थे, तो इसका मन बहुत उदास था, तो शी डिडंट कम विथ अस। उस रात को गुरुजी ने उसको दर्शन दिए। एक बहुत बड़े स्वरूप के अंदर से गुरुजी के दोनों हाथ सामने आए, फोटो से बाहर आए, और फिर उसके बाद उसके पीछे गुरुजी आए एंड ही वाज कमिंग अप टू हर एंड ही वाज एट द सेम टाइम कॉलिंग हर टुवर्ड्स हिम। So this was the way I think he was showing his love and care to her. So उसके बाद में मेरी बेटी ने फिर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए यूएस अप्लाई करना शुरू किया सारी टॉप यूनिवर्सिटीज में, एंड उसकी सारी जगह पे उसकी एडमिशन हो गई विद स्कॉलरशिप। हम लोग सोच ही रहे थे कि अब वो कहाँ जाए, कौन सी जगह सिलेक्ट करे, तो उतने में उसको हार्वर्ड से एक लेटर आया। इट वॉज अ रजिस्टर्ड लेटर एंड शी वॉज सरप्राइज कि ये यहाँ पर तो इसने कुछ अप्लाई वगैरह नहीं किया था, तो यहाँ पर कैसे, यहाँ से कैसे उसको लेटर आया। जब खोला तो पता चला दे हैव एक्चुअली ऑफर्ड हर अ सीट इन देयर सम रिलेवेंट एमएससी प्रोग्राम। और हमें समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। तो पता चला कि इसने जो यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था उसमें से एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी का इनके साथ में कुछ टाइप था, तो हार्वर्ड के साथ, और ये इनके सारे ये टीम बैठ करके, एक्सपर्ट्स टीम बैठ करके कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते थे। सो एट दैट टाइम दिस हार्वर्ड प्रोफेसर हैड सीन हर एप्लीकेशन and he thought she is very suitable for their own program, and that's how he wrote a personal letter to her to immediately apply if she wishes so, and offered her a seat in their very prestigious MSc program. So she was of course very happy, and it was a Guruji's great blessing. And उसका जब इसने अप्लाई किया तब एक्चुअली ड्यू डेट निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इससे हमने यही सीखा कि जब गुरुजी को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है एंड ही थिंक्स द बेस्ट फॉर अस, सो दैट वाज हर आई मीन लर्निंग फॉर हर। फिर उसके बाद जे हार्वर्ड जाने के लिए ये तैयार हो रही थी, तो बीच में इसको थोड़ा सा कोई हेल्थ प्रॉब्लम आई। मुझे उसको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना, फ्रेंड के पास लेके जाना पड़ा। सो माय फ्रेंड सॉ हर एंड अल्ट्रासाउंड वगैरह उसका किया, और उन्होंने कहा कि शायद इसको कोई सिस्ट की प्रॉब्लम लगती है, और पीसीओडी भी लगता है, और ये लगता है वो लगता है। सो माय डॉटर अगेन वाज क्वाइट वरीड कि अभी मुझे जाना है नेक्स्ट वीक, और अब ये क्या हो गया। सो माय फ्रेंड सेड कि चलो इसको अब आप मंडे को ले आओ अगेन with full bladder and I will see it very nicely then thoroughly. तो उसके बाद जब हम गए नेक्स्ट मंडे, तो और फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, तो देन इट वाज ऑल क्लियर। सो मैंने आई थैंक गुरुजी एट दैट टाइम आल्सो, बट लेटर ऑन गुरुजी कंफर्म दैट। सो हाउ एक सेकेंड सेमेस्टर में रुजुता को बहुत ज्यादा फिर बीमार हो गई है। इस टाइम इसको कोई स्टमक इन्फेक्शन जैसी चीज थी, और सम स्टमक एलिमेंट, वी नेवर able to know what was it, but she was very sick with fever and with loose motion, stomach ache and what not. और वहां पर ऐसा सिस्टम है कि पहले तो आपको नर्स देखती है, उसके बाद में फैमिली फिजिशियन देखते हैं, फिर उसके बाद स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हैं। उसको स्पेशलिस्ट के उसको कोई दवाइयां नहीं लागू हो रही थी, और स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट भी 1 महीने के बाद मिली थी। हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं वहाँ बॉस्टन में, दे ऑल्सो कुडंट हेल्प मच बिकॉज ऑफ देयर सिस्टम देयर, एंड शी स्टार्टेड लूजिंग हर आई मीन अपने क्लासेस भी मिस कर रही थी, और उसकी रूममेट जो थी उसको भी किसी दूसरी शहर में जाना पड़ा अचानक। तो शी वाज अलोन इन हर रूम विथ फीवर एंड एवरीथिंग, नॉट ईटिंग फॉर अ मंथ और सो, एंड दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। और ये रोज मुझे फोन पे पूछती थी कि मम्मी मैं कब ठीक होंगी, मुझे गुरुजी कब ठीक करेंगे। और मैं उसको बोलती थी कि बस गुरुजी अब तुमको ठीक कर देंगे, तुम चिंता मत करो, अब ये होगा, अब ये होगा। एंड वी वर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। So once my friend from Boston, they called doctor friend and said कि भाई आप इसको ना वापस ले जाओ, यहाँ पर 2 महीने होने को आए हैं, इसका कुछ नहीं हो रहा है, आप उसको दिल्ली ले जाओ। That means losing a semester. I was ready to go, but मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इसका सेमेस्टर भी वेस्ट हो जाएगा। उस दिन हॉस्पिटल से वापस आते हुए कार में जैसे बैठी और एक शब्द चलने लगा, बिन बोले सब कुछ जानता। तो ये शब्द तो मेरे पास था ही नहीं। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज। मैंने अपने ड्राइवर से भी पूछा कि ये शब्द कहाँ से आ गया और अचानक कैसे बजने लगा। उसने कहा पता नहीं जी, मैं तो
अपनी हमेशा वाली की सीडी लगाई है. सो दैट वाज सम मैसेज फ्रॉम गुरुजी. उसी रात को गुरुजी रुजुता के ड्रीम में आए. वहां पर रात को गुरुजी केम and he was sitting across the table. Rujuta was also sitting and Guruji was looking at her very lovingly. और इन लोगों की they were having communication telepathy से. रुजुता ने उनसे पूछा कि गुरुजी आप मुझे क्यों नहीं ठीक कर रहे हो. तो गुरुजी उसको कहते हैं कि अब तो ठीक है, मैंने तुझे ठीक कर दिया है. फिर गुरुजी कहते हैं कि जब तुझे वो पीसीओडी की प्रॉब्लम हुई थी ना, तब भी मैंने ही तुझे ठीक किया था. फिर गुरुजी कहते हैं कि उसको कुछ खड़े मसाले होते हैं उस तरह की कोई एक ब्लैक सी चीज दिखाते हैं. शी डजंट नो व्हाट इट इज. मैंने उसको काफी पूछा लेकिन शी कुडंट एक्सप्लेन. तो वो एक चीज दिखाई कि भाई ये तुम मत खाया करो. फिर गुरुजी ने एक ग्लास की मतलब बॉल छोटा सा या कटोरी कहिए, उसमें एक खीर सा का प्रसाद उसके सामने किया और उसको दिया, उसको खाने के लिए कहा. देन शी वाज वेरी वीक, तो शी सेड कि आई एट इट वेरी वेरी स्लोली. एंड गुरुजी मेरे तरफ देखते रहे और फिर वो चले गए. नेक्स्ट डे शी गॉट अप एंड उसको उसका फीवर नहीं था, उसका पेट दर्द नहीं था एंड शी वाज फीलिंग मच बेटर. जिसने अपना फोन जैसे ही खोला तो उसमें उसको पता चला कि आज महाशिवरात्रि है. तो शी वाज आल्सो अगेन सरप्राइज्ड एंड हैप्पी. उसने अपने फ्रेंड्स के लिए मैसेज डाला शिवरात्रि का. सो वहां पर एक कैंपस में रहने वाली कोई एक साउथ इंडियन लड़की थी, उसने रिप्लाई किया और उसको पूछा कि मैंने कोई प्रसाद बनाया है, कैन आई टेक इट फॉर यू. सो कैन आई गेट इट फॉर यू. सो इसने कहा कि हाँ आ जाओ. तो व्हेन दैट गर्ल केम शी हैड द सेम बाउल, जैसे गुरुजी ने उसको रात को जो प्रसाद दिया था उसी तरह की का प्रसाद वो लेकर के आई और इसको खिलाया. एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक. शी बिकेम ऑल राइट वेरी सून. उसका सेमेस्टर भी नहीं वेस्ट हुआ और मुझे भी जाना नहीं पड़ा. एंड सून शी स्टार्टेड अटेंडिंग हर क्लासेस एंड एवरीथिंग. सो लेकिन क्या हुआ था कि 2 महीने इसका सारा कॉलेज वगैरह सब क्लासेस वगैरह नहीं कर पा रही थी. तो इसके जो भी फ्रेंड सर्कल या जो भी थे साथ में पढ़ने वाले, इन लोगों के अपने अपने प्रोग्राम्स होते थे वगैरह. तो दे स्टॉप कॉलिंग हर बिकॉज शी वाज नॉट वेल. तो उसके बाद में भी शायद उनको इतना ध्यान नहीं रहता होगा. तो शी स्टार्टेड फीलिंग वेरी लोनली और मुझे कहने लगी कि मुझे बहुत लोनली लगता है, तो ये लोग मुझे भूल ही गए हैं. सो वन डे अगेन गुरुजी केम इन हर ड्रीम एंड गुरुजी केम विद अ वेरी ब्यूटीफुल बिग कार विथ वेरी ब्यूटीफुल क्लोथ्स वेयरिंग. एंड इसको वो अपने साथ लेके गए एक बहुत अच्छी जगह जहां पर कोई सत्संग हो रहा था. वेरी ब्यूटीफुल जगह और बहुत अच्छे लोग थे, वेरी वेलकमिंग. एंड अपने साथ बिठा करके गुरुजी ने पूरा सत्संग उसको अटेंड करवाया. और फिर उसके बाद में शी एंजॉयड इट. एंड उसके बाद में वो बताती है मुझे कि उसके बाद उसको कभी भी इस तरह का लोनलीनेस महसूस नहीं हुआ इन ऑल हर स्टे इन द यूएस. सो इसके बाद भी गुरुजी ने उसको कई ड्रीम्स दिखाए, बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रीम्स दिखाए. कभी उसको शी वाज फ्लाइंग इन द माउंटेन्स एंड स्नो क्लैड माउंटेन्स. तो कभी मीडोज, माइल्स एंड माइल्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स व्हिच शी हैजंट सीन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इवन इन द फोटोग्राफ्स. या कभी she was with the flying beings and they used to communicate with telepathy and some very different but very very beautiful dreams. So pata nahi, and all these dreams after some tough time, after some किसी मुश्किल समय के end, towards the end of that time she used to get this kind of dreams. तो ये पता नहीं कि आगे कोई अच्छा टाइम आने वाला है इसका इंडिकेशन था या सम डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी. सो वो गुरुजी जाने. सो इस तरह से इसका जर्नी चलता रहा गुरुजी के साथ. और एक बार एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ. जब मेरी बेटी जब वापस आ रही थी अपना यूएस से अपने ग्रेजुएशन के बाद में, सो इनका एक क्लासमेट था जो अमेरिकन आर्मी के डॉक्टर थे. He was a very senior person, but he was on study leave to study this course. And his wife was also a doctor working in a Boston hospital. तो इन लोगों के काफी साल तक उनको बच्चा नहीं था. तो उसकी वाइफ tried everything, IVF से लेके everything she tried and she didn't have children. तो बहुत ज्यादा वो डिप्रेशन में चली गई थी and her husband was also very much worried about her. So my daughter called me and asked me कि मम्मा जो
ये लोगों को के पास मुझे फेयरवेल डिनर के लिए जाना है और मैं उनको गुरुजी के बारे में बताऊं और गुरुजी की फोटो दे दूं उनको। तो मैंने कहा इसमें पूछने की क्या बात है, जरूर करना। सो शी सेड कि नहीं, बिकॉज दिस पीपल दे आर एथेइस्ट एंड दे डोंट बिलीव इन गॉड एंड अदरवाइज आल्सो दे आर अमेरिकन्स। तो आई वाज लिटिल हेजिटेंट। मैंने कहा नहीं, तुम अपना काम करो, बाकी गुरुजी देखेंगे। तो उसके बाद में when she went there and she had a chat with them and then that lady she talked with my daughter कि भाई ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम है वगैरह। तो मेरी बेटी ने फिर गुरुजी के अपने पास जो थी, उसके पास जो छोटी सी थी फोटो, तो वो उसको दी, उसको दिखाई और उसको बताया कि ये हमारे इंडिया के एक मतलब सेंट है और हमारे बहुत महान सेंट है और ये हमारे गुरु भी हैं एंड हिज ब्लेसिंग्स कैन डू एनीथिंग। और हम लोग मतलब इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं एंड आई वुड लाइक टू गिव इट टू यू। आप उसको अपने पास रखो और उसके साथ आप मतलब रोज यू कैन टॉक टू हिम और प्रे हिम, whatever. I mean, it's not about religion. So she didn't say anything, but she took the photo. इसके बाद में ये मेरी बेटी वापस आ गई है। वापस आके ये फिर यहाँ पर अपने जॉब, अपने काम अपना ढूंढने मतलब इसमें लग गई और सेवा में भी आने लगी और शी गॉट बिजी विथ हर लाइफ हियर। तो उनके साथ में इतना ज्यादा कोई फिर उसके बाद में कांटेक्ट नहीं हुआ। बट 7-8 महीने के बाद एक दिन बहुत खुशी से ये दौड़ती हुई मेरे पास आई एंड चिल्लाने लगे कि मम्मी देखो देखो क्या हो गया। आई सेड व्हाट हैपेंड? सो शी शोड मी वन फोटोग्राफ, वो फेसबुक पे लगाई थी उन्होंने एंड हिज वाइफ वाज दैट डॉक्टर्स वाइफ वाज लुकिंग फुल टर्म प्रेग्नेंट देयर इन दैट फोटोग्राफ एंड रुजुता वाज वेरी हैप्पी कि गुरुजी की देखो कैसे ब्लेसिंग हो गई। तो एंड शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हर एंड आस्क्ड हर कि क्या आपने अभी भी गुरुजी की फोटो रखी हुई है अपने पास, तो आप तुम्हारे पास है? तो शी आंसर्ड बैक इमीडिएटली कि यस इट्स देयर इन माय वॉलेट एंड मैं हर रोज उसको देखती हूँ और प्रे करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स शी थैंक्ड अर्लियर आल्सो, बट मतलब इतने छोटे से सत्संग भी नहीं पूरा कोई सुनाया था। माय डॉटर जस्ट इंट्रोड्यूस गुरुजी एंड जस्ट गिव द फोटोग्राफ एंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतने दूर दूर तक पहुंच गई। गुरुजी के महासमाधि के बाद जब ये मेरे बच्चे जब छुट्टियों में आते थे, हम लोग सब बैठ के गुरुजी को बहुत याद करते थे, उनके साथ बिताए वक्त के। तो समाधि से पहले एक बार गुरुजी ने हमें एक मैसेज दिया था कि परमहंस योगानंद जी की किताब के बारे में कहा था कि ये मेरी कहानी है और पढ़ने के लिए बोला था। हमारे पास ऑलरेडी वो किताब थी और हमने पढ़ी भी थी, लेकिन मैसेज के बाद फिर से दोबारा पढ़ी और इस बार एक्सपीरियंस वाज वेरी डिफरेंट। हमारे बच्चों का खास करके क्रिया योग में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मेरी डॉटर्स ट्राइड वेरी हार्ड टू गेट टू नो कि ऑथेंटिक क्रिया योगी यहाँ कोई है, कहाँ से हमें यह सीख सकते हैं। फिर उसने गुरुजी को ही प्रे किया कि गुरुजी अभी हमें अगर कोई साधना सीखनी है या मेडिटेशन में आगे बढ़ना है आपके साथ डीपर कनेक्शन के लिए, तो आप ही बताइए कि क्या रास्ता होगा। एंड टू आवर सरप्राइज विद इन 2-3 वीक्स हमारे पास 2 रिनाउंड क्रिया योगी आए। एक तो ऑस्ट्रेलिया में जिनका आश्रम है वो इंडिया विजिट पे आए थे। इस समय हम नोएडा में शिफ्ट हुए थे, तो वो नोएडा के किसी एक सेक्टर में किसी डॉक्टर के यहाँ ही ठहरे हुए थे। उन्हें हमें उनसे हम मिले। और दूसरे मेनका गांधी आंटी ने अचानक से हमें मिलवाया। उनको तो पता नहीं था कि हम लोग इसमें इंटरेस्टेड भी है या वो लोग वो साउथ इंडिया में रहते थे। दोनों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें कुछ प्री क्रिया की साधना या जाप बताया था and eventually we got the kriya also. So Sangat ji, it is not necessary to have kriya or to do kriya yoga to connect deeply with Guruji, nor this is एक कोई वहम पैदा करने वाली भी चीज नहीं मैं कह रही हूँ। इट इज अ सीरियस प्रैक्टिस। और जो बच्चों का मेरे इंक्लिनेशन देखकर गुरुजी ने इमीडिएटली उनके सामने वो लाया। तो गुरुजी कहते थे कि तुम एक कदम मेरी तरफ आओ, मैं खुद 100 कदम तुम्हारे तरफ चल के आऊंगा। इस बात का प्रमाण ही गुरुजी ने हमें दिया है, ऐसा लगता है। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू अंकल फॉर लेटिंग मी शेयर माय एक्सपीरियंसेस। थैंक यू संगत जी। नेक्स्ट मैं इनवाइट करता हूँ धर्मराज अंकल को। जय गुरु जी, मेरा नाम धर्मराज है। मैं गुरु जी से कैसे जुड़ा, मैडम सुधा जी हैं एम्पायर स्टेट वाले, मैं उनके पास में ड्राइविंग करता था 94 में
मैडम दिल्ली से जालंधर गए थे, तो एक रात रुके वहां से, और जब सुबह वहां से दिल्ली के लिए ऑन रूट हुए, मोता सिंह नगर में रुके थे, तो डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी का आश्रम मंदिर पड़ता है। तो वहां से जब निकलने लगे तो मैडम कहने लगी, धर्मराज मेरे बड़े पुराने गुरुजी हैं, मैं 15 मिनट के लिए मत्था टेक लेती हूँ, फिर दिल्ली निकल लेंगे। तो मैं गेट के सामने ही गाड़ी लगा दी और मैं वहीं खड़ा होकर मैडम अंदर चली गई। मैं 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, मैडम नहीं आई। तो मुझे दिल्ली आना था, तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था, क्यों नहीं निकल रहे मैडम इतनी जल्दी, अभी दिल्ली भी जाना है। तो मैं किसी को मानता नहीं था, लेकिन जैसे रोड पे निकलता था, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च जो आते थे, अपने मत्था झुका लेता था और आगे निकल जाता था। मैं किसी को मानता नहीं था। तो वहां पे सेवादार सुदामा जी आए, उन्होंने कहा कि आप गाड़ी लगा लो, बड़े प्यार से। तो मैं बोला मैं नहीं हटाता गाड़ी, मेरे मालिकों को बुला, मुझे दिल्ली जाना है, लेट हो जाएंगे। तो कहने लगे कोई बात नहीं, आ जाएंगे आप। तो मैं उससे नहीं हटाई गाड़ी, लड़ पड़ा, मैं नहीं हटाता, मालिकों को बुलाओ। उसके बाद में वो अंदर गए, अंदर से उन्होंने मैडम को बोला, मैडम आई। तो जब मैडम वहां से आई तो गुरुजी बैठे हुए थे गद्दी पे। तो गुरुजी ने उनसे पूछ लिया क्या हुआ जी, वो ड्राइवर है गाड़ी नहीं हटा रहा। तो गुरुजी ने कहा फिर बुलाओ फिर अंदर। तो मैडम आई, कहने लगी धर्मराज गाड़ी आगे लगा लो और आपको गुरुजी बुला रहे। तो मैं गुस्से में गाड़ी, वहाँ एक चौतरा सा बना हुआ है, पीपल का पेड़ 10 मीटर आगे, वहाँ गुस्से में गाड़ी वहाँ खड़ी करके और अपनी बाजू संगवा करके मंदिर की तरफ आया। तो एक बड़ी बाउंड्री है आगे पत्थर की, और कमरे का गेट है दूसरा। मेरे को इतना गुस्सा था कि मेरे को दिल्ली आना है, मैं अपने बच्चों के साथ में रहूंगा, लेकिन मुझे वहां पे टाइम लग रहा था। जब मैं उस गेट के अंदर जाने लगा, तो मैं वहीं गेट पे ही खड़ा हो गया और 5 मिनट में वहीं खड़ा रहा। मेरे को जितना भी गुस्सा था वो बिल्कुल शांत हो गया था। फिर दोबारा मैडम आई कि चल गुरु जी बुला रहे हैं। तो मैं अंदर गया, गुरु जी गद्दी पे बैठे हुए थे। तो गुरु जी मत्था झुकाया, वहां खड़ा हो गया। गुरु जी पूछने लगा, तो की नाम है। अब तो मैं पंजाबी थोड़े बहुत 1-2 अक्षर बोल लेता हूँ, उस टाइम तो ये भी नहीं आती थी। फिर मैंने मैडम से पूछा क्या कह रहे हैं। तो मैडम कहने लगी नाम पूछ रहे हैं, मोहित धर्मराज। कहने लगा नाम बड़ा सोना है, लेकिन तू इत्थे की कर रहा है। मगर जी जब पूछ लेता था मैं मैडम से, जब समझ में नहीं आती थी पंजाबी, मगर जी नौकरी कर रहा हूँ और गुजारा कर रहा हूँ बच्चों का, और क्या करूंगा। हम देहाती आदमी है तो थोड़ा लैंग्वेज सही मिलेगी। कहने लगे तेन सरकारी नौकरी भी होना चाहिए था। तो मिल जाएगी ठीक है, नहीं तो जी गुजारा चल ही रहा है। तो धीरे धीरे फिर गुरुजी ने अपने पास में बैठाए, वहीं चाय प्रसाद आ गई। फिर जो गुस्सा था वो तो शांत हो ही गया था। धीरे 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 संगत बढ़ती गई, हम थोड़ा बाहर की तरफ आते गए। बाहर वाले कमरे में आकर के वहां सामने बैठ गए। तो उस दिन फिर हमारे को रात को 12 बजे छुट्टी मिली और गुरुजी कहने लगे कल फिर आ जाना। अब जहां से वापसी निकले थे वहां पे फिर दोबारा हम चले गए। उस टाइम फिर हमारे लगे वहां पे 15 दिन। और लेकिन मेरा जो गुस्सा था वो उसी टाइम खत्म हो गया था। 15 दिन बड़े आराम से रहा मैं, कोई परेशानी नहीं। उस बीच में मैंने 1-2 चमत्कार देखे गुरुजी के। जैसे कि गुरुजी एक प्रसाद निकालते थे तो गुरुजी चोला पहनते थे। जल्दी सी विश्वास हमारे को भी नहीं होता था, वही ऐसे कैसे हो सकता है। तो सामने बैठे हुए थे तो गुरुजी ने प्रसाद निकाला, वो थोड़ा सा गर्म था, तो जिसने लिया वो इधर उधर कर रहा है। तो गुरुजी यहीं बैठे हैं, कहाँ से क्या प्रसाद आ गया, कहाँ से क्या, चोले में तो नहीं है कहीं, ऐसा तो कोई जगह नहीं है, यहाँ से निकाल करके दे दिया। तो गुरुजी ने उस शक को भी दूर किया। उसके 1-1.5 घंटे के बाद में फिर बैठे बैठे वहीं से फिर किसी को प्रसाद दिया, और उसमें से हमारे को भी मिल जाता था प्रसाद। ऐसे करते करते हमारे 15 दिन पता नहीं कैसे निकल गए। जहां हम रुके थे 2 किलोमीटर दूर रुके हुए थे, वहां से मैं पैदल आता था। सुबह सुदामा जी के इनके साथ में चाय पी करके फिर वापसी 11-12 बजे हम मैडम को लेकर के फिर दिन में आ जाते थे, और रात को 11-12 ही बज जाते थे। ये हमारा सिलसिला 15 दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर हम दिल्ली आ गए। उसके बाद में फिर हमारा जाने का टाइम
95 में जनवरी में हुआ। तो 95 में जनवरी में गुरुजी ने एक हॉस्पिटल में उद्घाटन के लिए जाना था पटियाला। तो वहां से गुरुजी के साथ में बहुत गाड़ियां चलती थी, कानबाई जैसे 60-70 गाड़ियां हो गई, उसमें जोशी अंकल थे। और वहां पे जब 15 दिन हुए थे तो उसमें क्या था कि जो गुरुजी अमृत पिलाते थे, माला और पानी का उसका जो डाल के पिलाते थे, तो हम कई बार ज्यादा संगत हो जाती थी, हम बाहर बैठ जाते थे और जोशी अंकल ट्रे के अंदर 10-12 गिलास रख करके गुरुजी के पास में जाते थे। तो गुरुजी किसी को एक मिलता, किसी को एक भी नहीं मिलता, किसी को 5 मिल जाते। और जैसे हम बाहर बैठे रहते तो हमारे लिए भी अमृत आता था। और गुरुजी कहते ये इसका, ये शगुन का, ये सुदामा जी का है, और कई कई सेवादार थे उनका भी, ये इनका। लेकिन जोशी अंकल किसी दूसरे को दूसरे का नहीं देते थे, कोई दूसरा गिलास ले लेते, लेकिन वो वही, उनको इतना तजुर्बा हो गया, गुरुजी ने ऐसी शक्ति दी, भाई ये आपका गिलास है, ये आपका है। उसके बाद में जब कानबाई से हम पटियाला हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए गए, वहां हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। फिर 13 तारीख थी जनवरी की। तो हमारे यहाँ भी त्योहार तो मनाते ही हैं सकरात का। तो रात को करीबन वहां से प्रोग्राम करके फिर घर पे लोहड़ी वो सकरात मना करके हम गुरुजी वहां से निकल गए करीबन 11 सवा 11 बजे। तो मुझे तो 14 तारीख को कहीं जाना था, तो मैडम से कहने लगा मुझे 14 तारीख को कहीं जाना है और सुबह निकलेंगे तो मैं लेट हो जाऊंगा। कहने लगे निकल जाएंगे, मगो जी चल देंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे किसी रास्ते का मालूम नहीं था कि पटियाला से दिल्ली का रास्ता किस साइड से आता है। हम गुरुजी के निकलने के 40-45 मिनट के बाद में निकले वहां से, और काफी धुंध पड़ी हुई थी। अब किस रोड पे गाड़ी चल रही है मुझे भी नहीं पता। एक चौराहा आया, वहां पे गुरुजी खड़े हुए मिले। जोशी अंकल थे उस टाइम, चीफ जस्टिस गिल साहब थे हरियाणा पंजाब के, और काफी संगत थी। तो जब गुरुजी दिखाई दिए तो सांस में सांस आई कि अब सही पहुंच जाएंगे। तो मगो जी गुरुजी खड़े हुए हैं। कहने के कहाँ? मगो जी गाड़ी खड़ी हुई है गुरुजी की। तो गाड़ी लगा के गाड़ी के पास गए, क्यों रास्ता भूल गया? जी गुरुजी। तो जस्टिस गिल साहब की ड्यूटी लगाई कि इस मुंडे नू दिल्ली वाले रास्ते पे चढ़ा देना, ये दिल्ली चला जाएगा, तुम चंडीगढ़ निकल जाना। जो गुरुजी आध घंटा पहले हमारे से, पौन घंटा पहले निकले हैं और वो हमारा वहां पे वेट कर रहे, तो गुरुजी अपनी संगत का पूरा ध्यान रखते थे कि किसको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में 95 में फिर गुरुजी दिल्ली आ गए थे, दिल्ली कैंट में रुके हुए थे। मामा जी और मामी जी, मामा जी ब्रिगेडियर थे आर्मी में, तो वहां उनके वहां रुके। तो गेटर क्लास एस ब्लॉक 458 नंबर, वहां गुरुजी का सबसे पहले दिल्ली में मंदिर वहीं था। तो मैं मैडम को लेकर के जाता, हमारे पास में 1000 कार थी गई मारुति वाली, मैंने काफी चलाई है, वो कभी गर्म नहीं देखी, अब वही गर्म हो गई थी। दिल्ली कैंट से और आईआईटी फ्लाईओवर पे मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ कि गाड़ी हीटिंग दिखाने लगी। अब ये मन करता था कि गाड़ी बंद करूं या एसी बंद करूं। अब मैंने तो गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी इसको करो ठीक। मैं जब तक उससे फ्लाईओवर से नीचे उतरता था तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था। उससे पहले ऐसी गाड़ी चलती थी जैसे कोई काफी लोडेड गाड़ी हो और वो गर्म हो जाती थी। 2 बार मेरे साथ में ये हादसा हुआ। फिर गुरुजी को छोड़ के रघबीर के साथ में मैं चला जाता था मंदिर के लिए, जमीन वमीन देखने के लिए, दोनों शाम को फिर गुरुजी के चरणों में आ जाते। तो रात को 12-1 बजे 2 बज जाते थे कि सुबह फिर वही ड्यूटी हो जाती, लेकिन कभी कोई शरीर में या उसमें थकान महसूस नहीं हुई। फिर गुरुजी 95 में या 95 में लास्ट में चले गए दिल्ली से। उसके बाद में एक गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली, मैंने उसमें
अप्लाई किया तो उस टाइम फॉर्म अटेस्टेड मांगते थे। तो मैंने मैडम से कहा जी फॉर्म अटेस्टेड मांगते हैं, किससे कराऊं, हमारा कोई जानकार भी नहीं है। मैडम ने कहा जोशी अंकल से करा लो। और मैं जोशी अंकल को इतना नहीं जानता, लेकिन आप बता दीजिए उनको, कर देंगे। बोले ठीक है, मैं बोल देती हूँ। तो जोशी अंकल यहाँ नेताजी नगर रहते थे और एनएसजी में पोस्टिंग थी। तो कुछ तबीयत खराब होने की वजह से ऑफिस नहीं गए, लेकिन घर पे मैं जा करके फॉर्म अटेस्टेड करा करके एनएसजी से मोहर लगा करके मैंने वो फॉर्म जमा करा दिया। वो फॉर्म जमा करा दिया, फिर 97 में मुझे सरकारी जॉब मिल गई। गुरुजी ने 94 में मुझे कहा था तेनू सरकारी नौकरी भी होना चाहिए था, और मुझे 97 में सरकारी जॉब मिली। उसके बाद में गुरुजी तो आए नहीं थे, फिर मैं अपनी ड्यूटी पे ऐसे ही चलता रहा। फिर 98 में गुरुजी फिर दोबारा एम्पायर स्टेट में आए। तो मैं ऐसे ही मैडम से मिलने के लिए चला गया था, काफी टाइम हो गया, चलो मैडम से मिलाते हैं। तो तब मैं फिर गुरुजी का पता चला था कि यहाँ गुरुजी आ गए हैं। तो वहाँ गुरुजी के मत्था टेक के कहने लगा काम मुझे ऐसे ऐसे है, यहाँ ड्यूटी वहाँ चल रही है। तो कहने लगा ठीक है। फिर उसके बाद में मुझे गुरुजी ने किसी सही से अफसर के पास में लगा दिया। वहाँ पे मेरी ड्यूटी थी 24 घंटे की ड्यूटी, 48 घंटे का रेस्ट होने लग गया। तो जो मेरे 48 घंटे थे वे ज्यादातर गुरुजी के चरणों में आ जाते थे। मैं ड्यूटी से कई बार घर नहीं पहुंच पाता था तो गुरुजी का फोन आ जाता था। तो लैंडलाइन पे मोबाइल तो था नहीं, तो बच्चे सुन के कहे जी अभी आए नहीं है, तो आए तो भेजन, मैं तुरंत चला जाता था। तो कई बार तो मैं खाना खाए बगैर ही चला जाता सीधा। तो गुरुजी भी ध्यान रखते थे भाई खाना खा करके नहीं आया, तो कहने लगा खाना खा, तेरे लिए चटनी बनाई हुई है। तो गुरुजी चटनी बनाते थे, तो चटनी वटनी खाई। तो कई बार हम जब गुरुजी चटनी बनाते थे वहां पे रहते थे, तो गुरुजी जब मसाले की जो होती है ना पूरी कटोरी, वो मिर्च की उसको डाल देते थे, पूरा नमक डाल देते थे। हम पीछे हंसते थे कि इतना कैसे खाएं, कैसे खाई जाएगी ये चटनी। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे इतनी स्वादिष्ट चटनी बनती थी कि आप पूछो नहीं। फिर उसके बाद में गुरुजी ने मुझसे बहुत कृपा करी। मेरे बिटिया की तबीयत खराब हो गई थी, बड़े वाली की। तो मैं गुरुजी को कभी बताया नहीं जी मेरे घर पे परेशानी है, बिटिया की तबीयत खराब है। तो गुरुजी ने पढ़ लिया, यहाँ डॉक्टर को दिखाते थे। मिसेज मेरा तो ज्यादातर गुरुजी के साथ में ड्यूटी कराता है, फिर गुरुजी के साथ में रहता था। तो एक दिन बिटिया की ज्यादा तबीयत खराब हो गई, तो गुरुजी ने किशोरी अंकल, छोटू, सुदामा और केशव और चंदन, इन पांचों को घर पे भेज दिया कि जाओ धर्मराज के घर जाओ और ये बिटिया की तबीयत खराब है और उसकी उंगली पे हरी मिर्च बांध देना। उन्होंने वे हरी मिर्च वहां से गुरुजी ने उनको दिया। वे घर पे आए, कहने लगा कुछ नहीं, गुरुजी ने इलाज बता दे दिया है, ये अब ठीक हो जाएगी और गुरुजी आपको बुला रहे हैं। वे 10-11 बजे घर पे आ गए थे, तो उन्होंने हरी मिर्च बांधी। फिर हम गुरुजी के चरणों में चले गए वापसी, सभी के सभी। और शाम तक मेरी बिटिया, जब मैं घर पे फोन किया तो शाम तक मेरी बिटिया बिल्कुल ठीक हो गई थी, कोई बुखार नहीं रहा। नहीं तो 5-6 दिन से बहुत ज्यादा तेज बुखार था। ऐसे ही मेरी जो दूसरी बिटिया थी, शरीर से तो हेल्थी दिखाई देती थी लेकिन शरीर के अंदर जान नहीं थी। उसमें होमोग्लोबिन था 2.10, ये सफदरजंग की रिपोर्ट है 2.10। तो डॉक्टर कह रहे थे पता नहीं जिंदा भी कैसे है। तो गुरुजी की मेहर रही है तो इसके लिए वो सांस से चलती रही। तो गुरुजी के साथ में गाड़ी लेकर के जब निकलते तो गुरुजी का घूमते थे वसंत कुंज में, जहाँ डीएवी रोड है, इस रोड पे कई बार निकल जाते थे। गुरुजी शेयर करते थे, पीछे पीछे हम गाड़ी आराम आराम से चलाते थे, आगे आगे गुरुजी चलते थे।
तो मैं बच्चे को स्कूटर से लेकर के आ रहा था, तो मैं एक लालच आया, क्यों नहीं उधर से देखते हैं, अगर गुरुजी मिल जाए तो मत्था टेक लेते हैं। और हिम्मत तो हमारी गुरुजी के सामने होती नहीं थी बताने की, जी बच्चा बीमार है, क्या नहीं है। गुरुजी अपने आप ही पता चल कर लेते थे। तो उस दिन गुरुजी मिल भी गए, मत्था टेका, चेहरा उतरा हुआ था। तो गुरुजी कहने लगे की हुआ? मगर जी बच्चा गया हाथ से। कहने लगे कुछ नहीं होता, आ जा। मगर जी बच्चे को, कहने लगे बच्चे को घर छोड़ के आ जाओ। मैं बच्चे को घर छोड़ करके गुरुजी के चरणों में गया। गुरुजी कहने लगे तांबे का लोटा ले आओ। मैं महरौली से तांबे का लोटा लेकर के गुरुजी के चरणों में गया। उन्होंने, गुरुजी ने कुछ उसमें पढ़ा, कुछ उपाय बताया। वो मैंने 10 दिन 15 दिन वैसे किया। फिर उसके बाद में खून टेस्ट कराया तो 4 पॉइंट कुछ आ गया। और आज मेरा बच्चा बहुत अच्छी तरह, अच्छा स्वस्थ है, ठीक तरह से है। तो गुरुजी ने बहुत मेहर करी है। मेरे पास में शब्द तो नहीं है, ऐसे ही बहुत चमत्कार दिखाए हैं। एक बार गुरुजी ने हमें डुगरी भेज दिया था जोशी अंकल की गाड़ी लेकर के, और हमारे को बोल दिया था कि आप धर्मराज 11 बजे यहाँ पहुंच जाना। बहुत जी गुरुजी। अब डुगरी पे जो पूनम और ज्योति को वहां पे ड्रॉप किया था, रात को वहां रुके, सुबह वहां से कोई काम था तो मलेरकोटला के लिए निकल गए। तो मलेरकोटला से वापसी आए तो थोड़ा सा लेट हो गए थे। और वहां से आते आते छोटू मेरे साथ था। वहां से आते आते हम देखो करनाल बाईपास पे पता नहीं कहां से एक ट्रैक्टर आया और उस ट्रैक्टर से हमारी गाड़ी टकरा गई ठीक 11 बजे। मैंने छोटे से कामों को, गाड़ी टकरा गई, 11 बज गए हैं, गुरुजी ने कहा था 11 बजे पहुंच जाना, और हम नादानी कर गए। तो वहाँ यहाँ फिर गुरुजी को फोन किया तो जोशी अंकल और म्यूजिक जो लगाते थे राजेंद्र सरदार जी, राजेंद्र सर, राजेंद्र सर की गाड़ी लेके जोशी अंकल करनाल आए। वहां से थाने से, और उस ट्रैक्टर वाले से गलती हो गई थी तो कुछ उन्होंने खर्चा दिया, भाई ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से गाड़ी लेकर के हम गुरुजी के चरणों में गए। गुरुजी बार बार फोन करके पूछ रहे थे जोशी अंकल से कहाँ पहुंच गए, यहाँ हमारे हाल चाल पूछा, भाई धर्मराज छोटू ठीक है? बोला जी ठीक है। तो इतना प्यार करते थे। उसके बाद में जब तक हम घर नहीं पहुंचे गुरुजी ने खाना भी नहीं खाया था। और हमने जाकर के फिर गुरुजी ने हालचाल पूछा, फिर हमारे को खाना वाना खिलवाया, फिर हम अपने आए। तो फिर एक दिन मैं जोशी अंकल के वहां पे सत्संग कर रहा था, तो जो मेरे साथ में बीतती थी, मैं तो यही लगा रहा था, गुरुजी ने मुझे भेजा था तो 11 बजे बुलाया था, 11 बजे मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो जब मैंने बताया था तो फिर जोशी अंकल ने बताया था कि गुरुजी ने मुझे गाड़ी चलाने के लिए मना किया था कि आप कल गाड़ी नहीं चलाओगे। और फिर गुरुजी समझ गए कि ये गाड़ी चलाए बगैर मन नहीं मानेगा, और गाड़ी आपको दे दी कि आप इनको, ज्योति पूनम को डुगरी छोड़ कर के आ जाओ। उसके बाद में गुरुजी ने जोशी अंकल को बताया कि ये जो ग्रह थी ये आपका थी बहुत ज्यादा। फिर मेरे को तो जोशी अंकल ने बताया था। तो गुरुजी किसी न किसी बहाने, कैसे ना कैसे सभी का कष्ट दूर करते रहे, और हम तो गुरुजी के पास में रहे तो बहुत प्यार जो अपने घर परिवार माँ बाप से भी नहीं मिला, वो वहाँ की संगत से, गुरुजी से तो मिला ही, वहाँ की संगत से भी, मैडम सुधा जी से भी, और सभी से, गौरव अंकल से। गौरव छोटा सा होता था, ज्यादा बड़ा नहीं था उस टाइम, लेकिन बड़े प्यार से, बड़े इज्जत से बातें करते रहते थे। गुरुजी के साथ में जो टाइम व्यतीत हुआ है वो टाइम ही अलग था। अब भी है, अब भी गुरुजी के पूरी की पूरी
कृपा है, मन से मानो, गुरुजी सभी की सुनते हैं। और एक बार ऐसे ही हुआ था कि हमारे बच्चे कम जा पाते थे, मिसेज कम जाती थी, तो जब गुरुजी की आज्ञा होती थी तो फिर सुबह 11 बजे चला जाता था मैं गुरुजी के चरणों में। रात को 2 बज जाए, 2:30 बज जाए, या कई बार सुबह वहीं 8 बज जाते थे, तो वहीं से ड्यूटी निकल जाता था। तो 1-2 बार गुरुजी की जब परमिशन होती थी, जाओ भाई बच्चों को ले आओ, तो लेकर के जाता था। तब तो गुरुजी की लेकर फिर वापसी आ जाते, तो वैसे ही गुरुजी के बारे में जब घर पे थोड़ी बातें करते तो मिसेज जिक्र कर देती, गुरुजी ने बहुत अच्छा चोला पहना हुआ था, या शूज कैसे पहने हुए थे, कितने अच्छे लग रहे थे गुरुजी, आप बिलीव नहीं करोगे। जब मैं अगले दिन जाता था और जब वो वापसी आता था, वो चोला गुरुजी मुझे दे देते, सतवंती आंटी को दे देना, पहन लेगी। मेरे साथ 2 बार हुआ, और एक बार गुरुजी ने शूज दिए थे। तो फिर ये कहने लगे, गुरुजी को जो मैं मांगती हूँ वही मैं, गुरुजी अंतर्यामी है, आपने याद किया, गुरुजी ने प्रसाद दे दिया, और आपको क्या चाहिए, आप घर बैठे रह रहे हो खुश से। गुरुजी ने पता है कि हमारे सेवादार कैसे कैसे हैं, हमारी संगत कैसी है, तो उनको सब पता है। तो जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा, 29 तारीख को मैं भी ड्यूटी पे था, 29 तारीख को गुरुजी के साथ में था, 30 तारीख को ड्यूटी था, तो मुझे भी 31 तारीख को सुबह पता चला था। और कई ऐसे ही छोटे छोटे सत्संग हैं। रात को गुरुजी को लेकर के संगत को किसी को छुट्टी दे देते थे, फिर लॉन्ग ड्राइव चले जाते थे। जयपुर की तरफ निकल जाते हैं, मानेसर, IMT, कभी कहीं से। तो गुरुजी के साथ में बहुत वो एंजॉय किया अच्छी तरह से, और सभी से बहुत प्यार से रहे। और मेरे को तो इतना वो है नहीं, है आता नहीं, बाकी ये गुरुजी की मेहरबानी से इतना सत्संग कर पाया हूँ। जय गुरु जी। आज का जो लास्ट सत्संग है, उषा आंटी का सत्संग लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत, और आप सारी संगत को बहुत बहुत प्यार गुरु जी का, और बहुत बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स। सारों को गुरु जी अपनी छत्र छाया में रखें, सबको हिम्मत दें, सबको इतना प्यार दें कि हमें ये टाइम पता ही ना चले, और हम इतने प्यार से ऐसे निकलते जाएं इस टाइम से। जैसे 4-5 महीने ऑलरेडी हो गया है, वैसे ही हम आगे और जितना भी गुरुजी चाहेंगे उतना टाइम ऐसे निकाल देंगे। और गुरुजी एक तरह से देखिए बचाते भी हैं, किस तरह से जूम का ये सत्संग करवा रहे हैं गुरुजी, ये छत छाया है गुरुजी की। गुरुजी कहते हैं जब बारिश होती है या बहुत कड़ी धूप होती है तो गुरुजी अम्ब्रेला दे देते हैं, राइट। तो उसी तरह से ये भी हमारी छत छाया है गुरुजी की, और ये सारे गुरुजी के गण हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं इस समय, और हम उसको इतने ब्यूटीफुल सत्संग सुन रहे हैं, उससे हमें कितनी प्रेरणा मिल रही है, कितना गुरुजी का आशीर्वाद मिल रहा है। आप इसको लाइट नहीं लीजिए, इतना आनंद लीजिए इसका। बड़े मंदिर से सुबह सियाटल में तो 6:30 बजे रहते हैं, मैं रुकी रहती हूँ, और हर एक जगह मैं बड़े मंदिर में जैसे जाती हूँ लगता है मैं वहीं बैठी हूँ। और आज का मैं सत्संग सुनाती हूँ, मैं बैठी हुई थी आंख बंद करके, एंड कैन यू बिलीव, मुझे ऐसा लग रहा था मैं बड़े मंदिर बड़े हॉल में वहीं बैठी हूँ गुरुजी के साथ, और पूरे फोन से मेरी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती है। ये कभी हो सकता है? मतलब इट्स अमेजिंग सत्संग गुरुजी अभी जो करा रहे हैं, मतलब वो अपनी प्रेजेंस बता रहे हैं। तो मैं सबको जरूर जो जितना मुझे बेनिफिट हो रहा है मैं वही शेयर करती हूँ, कि मैं चाहती हूँ मेरे तक ना रहे गुरुजी की ब्लेसिंग, ऐसे फ्लो करे, सारों को गुरुजी ब्लेस करें। और आप जरूर टाइम निकाल के, मुझे मालूम है सारी संगत बैठती है, पर जो नहीं बैठते हैं उनको भी मैं कहूंगी कि बहुत जरूरी है गुरुजी का ये टाइम, माड़ा टाइम में आप जुड़िए गुरुजी से, चाहे जूम के थ्रू, चाहे बड़े मंदिर में जो जाप हो रहा है उसमें बैठिए। और मतलब मैं आई कैन नॉट थैंक गुरुजी इनफ फॉर गिविंग अस दिस ब्यूटीफुल टाइम अपनी छत छाया के अंदर। तो मैं बस कुछ सत्संग शेयर करूंगी। अभी जैसे हम लोग सुन रहे हैं किस तरह से गुरुजी
दोबारा लाइफ देख के दूसरे बच्चे को देते हैं. इट्स वेरी वेरी टचिंग. आई एज अ मदर आई कैन अंडरस्टैंड आल्सो. इट्स नॉट इजी. और किस तरह से बेटियों के लिए जिस तरह से हमारी पुरानी धारणाएं हैं, उसके लिए मैं बस छोटा सा अपने ही सत्संग शेयर करूंगी. मैं कोशिश करती हूँ मेरे साथ जो हुआ है वही मैं शेयर करूं, जिससे पूरी भावनाओं से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी इमोशंस मैं आपके प्रति सामने रख सकूं. और ये गुरुजी ही हमें मुझे याद दिला रहे हैं. मैं तो कभी ये करना ही नहीं चाहती थी इस तरह का सत्संग. तो ये फर्स्ट टाइम मैं शेयर कर रही हूँ. और मेरे अंदर की जो मेरी प्राइवेट, मेरी अपनी फीलिंग से जो मुझे पता भी नहीं था, वो गुरुजी आज याद दिला रहे हैं ये सत्संग सुना करके. तो मेरी अपनी जर्नी है ये. आपको जैसे मैंने बताया, मैं बचपन से बहुत शिव जी की भक्त थी. और मालूम नहीं, मैं अभी तक सोमवार का व्रत में छोड़ नहीं सकती, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे इतना अटैचमेंट हो गया उससे. और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 45-50 ईयर्स हो रहे हैं कि मैं तब से कर रही हूँ. बचपन से, बहुत छोटी थी तब से कर रही हूँ. और तो मैं शिव जी की वजह से, मुझे लगता है गुरु जी के दर्शन हुए मुझे. और उसके बाद क्या हुआ कि मेरी भी 3 बेटियां हैं. और देखिए, बेटियां होना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है. गुरु जी खुद कह के गए हैं कि बेटियां मैं चुने लोगों को ही देता हूँ, जिनको ब्लेस करता हूँ. तो मुझे मालूम भी नहीं था, उस समय मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी. और तीनों बेटियों को गुरु जी ने ब्लेस किया मेरी, और सबको इतनी लायक बना, इतनी अच्छी लड़कियां. मतलब इट्स लाइक अ ब्लेसिंग. आपको बेटियां होती हैं, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है. लक्ष्मी आपके घर आती हैं, आपका दुख दर्द सहती हैं. लड़कों की शादियां होती हैं, मैं देखती हूँ चले जाते हैं, केयर नहीं करते. लड़की हमेशा आपके पास आती हैं वापस. तो ये मेरा एक्सपीरियंस था. तो ऐसे ही हमारी जर्नी चल रही थी. और तीनों बेटियां मेरी बड़ी हो गई थी, और छोटी वाली मेरी ऑलमोस्ट 9 इयर्स की हो गई थी. एंड इट वाज ईयर 95 एंड इट वाज ईयर 94. उस समय मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी. गुरुजी ने दर्शन के लिए बुलाया 98 में, पर मैं शिव जी से जुड़ी हुई थी बहुत ज्यादा. तो 94 में अचानक मैं यहीं सियाटल में ही थी. और अचानक ही मेरे बड़े ब्रदर, मेरे से थोड़े से बड़े थे, he was not even 40 year old and he was in army, lieutenant colonel. and वो बहुत जिंदा दिल आदमी थी, और बहुत, मतलब जैसे कहते हैं टिपिकल आर्मी पर्सन, खुश दिल, काइंड, ओपन हार्टेड और प्यार वाले. और मेरे वो सोलमेट थे, क्योंकि मेरे से थोड़े से बड़े थे और मैं उनसे हर बात शेयर करती थी. तो अचानक खबर आई कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश में ही इज नो मोर. एंड ही वाज गोइंग ऑन ड्यूटी सिक्किम बॉर्डर में. वहां उनका उस समय ट्रांसफर हुआ था, वहीं थे वो. एंड ही हैड वेरी स्मॉल किड्स. आप समझ सकते हैं जिसके घर में ट्रेजेडी होती है. तो आई वेंट थ्रू अ डिप्रेशन. मुझे ऐसा लगा कि अब ये मैं सह नहीं पाऊंगी. बहुत ही मुश्किल थी. एनीवे किसी तरह करके मैं इंडिया गई, अपने पेरेंट्स को संभाला, वहां रही थोड़े दिन, और अंदर से मैं टूट चुकी थी. और मैं वापस आई एंड मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम. आई वाज इन डीप डिप्रेशन. मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में डिप्रेशन सुना नाम, और उसको समझा क्या होता है किसी को खोने का. और मैं बच्चों को भी छोड़ के अपना खाना वाना बना के कमरे में चुपचाप आके लेट जाती थी. और अचानक ही, मुझे पता ही नहीं था, एंड आई डिडंट नो. गुरुजी ने मुझे, उस समय भी गुरुजी शिव रूप में थे ना, जिनको मैं प्रे कर रही थी, उन्होंने फिर से मेरी झोली भर दी. एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग, आई वाज नॉट इवन अवेयर ऑफ. मेरी बेटी 9 साल की थी. एंड I didn't even know what was happening. And when I finally found out that I'm expecting, I went to the doctor and I was crying. I said, I cannot deal with this. I've just seen a death. I cannot see a life. It's very hard for me right now. मैं क्या करूँ? मैं बहुत दुविधा में थी. मैं शिव जी के सामने बैठी बहुत रोई, और उनसे पूछ रही थी कि आप ये क्या मुझे समझा रहे हैं? ये साइकिल आप जन्म मरण का मेरे सामने खेल रहे हैं, ये ड्रामा हो रहा है मेरे सामने. अभी मैं उससे उभरी नहीं हूँ. मैं कैसे टेक केयर कर सकती हूँ एक नई लाइफ को, और जबकि इतनी ट्रेजेडी हुई है. मैं बहुत रो रही थी. अचानक ही आप परेशान होते हैं, अपनी माँ को ही याद करते हैं. मैंने अपनी माँ को फोन किया. मैंने कहा, माँ ऐसे ऐसे है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? राइट अवे जैसे भगवान शिव ने उनके मुंह से कहलवाया. कुछ नहीं कहा, तुम ये ही इज कमिंग बैक थ्रू यू. दिस वर माई मदर्स words. And imagine that lady जिन्होंने he just lost a young son, उनकी क्या हालत होगी. And
मैंने कहा ठीक है, whatever you say. And I had a son जिनका मैं काफी सत्संग शेयर कर चुकी हैं, और जब मेरे ब्रदर का जब क्रैश हो रहा था उसमें चॉपर में आग लग गई थी, एंड ही इज लाइक ए टिपिकल ब्रेव पर्सन, राइट. तो वो उनका जो पैराशूट था उसमें से वो जंप करे, क्योंकि देयर वर ओनली 4 पीपल देयर. जब वो पैराशूट से जंप करे, इट वाज लाइक 400 फीट, काफी हाई था. जब वो जंप करे तो ही जंप्ड, पर ऑफ कोर्स आपको मालूम है कि पैर टूट जाते. तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी ने मेरे बेटे का पैर जो भी था, व्हाटएवर ही वाज बोर्न विद, गुरुजी ने उसको ठीक किया. और जैसे मैं पहुंची गुरुजी के दरबार में, और गुरुजी ने मुझे सब कुछ बता दिया था फर्स्ट मीटिंग में बारे में, और मुझे नहीं उस समय समझ में आया था. और जब वो उसकी बर्थडे थी एक बार, तो गुरुजी ने मेरे कान में बोला, अभी एकदम याद दिला रहे हैं गुरुजी, मैं भूल गई थी. गुरुजी ने मेरे कान में बोला कि चल बड़े मंदिर चलते हैं, तेरे बेटे का जन्मदिन वहीं मनाएंगे. एंड इट वाज लाइक मिडनाइट, एंड आई वाज सो हैप्पी. मैंने तो बताया भी नहीं कभी गुरुजी को, उनको कैसे मालूम उसका बर्थडे कब होता है. And he took pure संगत, 20 of us, we went to बड़े मंदिर. गुरुजी गरम गरम वहां पर सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं. वहां पे उस समय कुछ भी नहीं था, गुरुजी तो क्रिएट करते थे, राइट. वो तो अपनी संगत को खुश करने के लिए कितनी कितनी चीजें उन्होंने क्रिएट करके दिखाई हैं. और गरम गरम समोसे आ रहे हैं, गरम गरम जलेबियां आ रहे हैं, टॉफियां आ रही हैं, पता नहीं कोक आ रहा है बच्चों के लिए, तरह तरह की चीजें आ रही हैं वहां पर. एंड इतने ब्यूटीफुली उन्होंने सेलिब्रेट किया, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ. और मैं सबसे यही कहूंगी कि गुरुजी आपको कॉम्पेंसेट कर देते हैं किसी तरह से, जो भी आपके लाइफ में दुख दर्द हो रहा है ना, आप उसको ब्यूटीफुली लेके चलिए, और गुरुजी हमेशा उसको कॉम्पेंसेट करते हैं. कभी भी गुरुजी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा वो आपके साथ ही रहेंगे. और ये जो डॉटर्स का ये स्टिग्मा है वो बहुत कम हो गया है, वो तो मैं देख रही हूँ. पर जो भी इससे अभी गुजर रहे हैं, प्लीज, मेरी खुद की बेटी है 3 और फिर बेटा है, वो गुरुजी ने ब्लेस किया जैसे भी. पर मैं इतनी खुश हूँ. अगर मेरे से कोई कहता है कि अगर मुझे एक ही बच्चा चाहिए, मैं कहूंगी गुरुजी ब्लेस करें, आपको बेटी दे, क्योंकि बेटियों से बढ़ के कुछ नहीं होता है. वो बहुत भाग्यवान माँ बाप होते हैं जिनको बेटियां होती हैं और जिनको उनका कन्यादान करने का मौका मिलता है. ये हिंदू शास्त्र में लिखा हुआ है, बहुत जरूरी है. तो ये मैं शेयर करना चाहती थी, बस छोटा सा मैं ये जरूर शेयर करूंगी, जो कल ही मुझे अचानक ही याद दिलाया गुरुजी ने. एक पिक्चर मेरे पास आई थी जिसमें बड़े मंदिर में कोई फंक्शन है, वहां मेरी भी पिक्चर वहां है, पता नहीं किस तरह से किसने ली थी, मुझे मालूम नहीं. और वो आरती का टाइम था, तो एकदम से मुझे पूरी याद आई कि वो 2003 गुरु पूर्णिमा का दिन था, और बहुत भीड़ थी बड़े मंदिर में. और जैसे मैंने कहा था कि गुरुजी हमेशा बुलाते थे, पूरी छुट्टियां हम वहीं बिताते थे गर्मी की. तो गुरुजी के बर्थडे के बाद ही गुरु पूर्णिमा आती थी, हम 3 महीने वहीं रहते थे, तो वहीं थे. और वहां पे आपको मालूम है बड़े मंदिर में कुछ आंटियों को मौका मिलता था आरती करने का गुरुजी की. तो मुझे कभी मौका नहीं मिला, which was fine. पर मैं जब सिंगापुर जाती थी और रोज गुरुजी की स्वरूप के सामने आरती करती थी, और रोज मेरे आंखों में आंसू रहते थे. मैं इमेजिन करती थी कि गुरुजी यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं गुरुजी की आरती कर रही हूँ लाइव, ऐसा सोचती थी. और पर मैं हमेशा सोचती थी कि गुरुजी आप, क्या इस जन्म में मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं आपकी कभी लाइव आरती कर पाऊंगी, क्योंकि मैं भी थोड़ी शाय हूँ, मैं किसी को पुश करके आगे नहीं बढ़ना चाहती. वहां पर मैं चुपचाप खड़ी रहती थी कि जब गुरुजी चाहेंगे तब मौका देंगे, ये मेरे ऊपर नहीं है. तो मैं दूर खड़ी रहती थी, पर मैं देखती थी. तो उस दिन 2003 की बात है, गुरु पूर्णिमा के दिन बड़े मंदिर में इतने ब्यूटीफुल गुरुजी लग रहे थे, सफेद चोले में गोल्डन काम का वो चोला पहना हुआ था. ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भगवान शिव ऊपर से चले आए हैं और अपने आसन में विराजमान है, आंखें नहीं हटती थी. और इतनी ब्यूटीफुल उनकी आरती की थाली होती थी, और उसमें मोगरे के फूल होते थे, और इतनी खुशबू होती थी, और इतना अच्छा लगता था देख करके कितनी श्रद्धा से आंटी लोग आरती कर रही हैं गुरुजी की. और हमेशा ओम जय शिव का ओमकारा की आरती होती थी, और कोई भी आरती वहां नहीं होती थी.
और आरती भी तभी शुरू हुई थी नई नई, पहले गुरुजी कभी आरती नहीं कराते थे। ही वाज वेरी शाय एक्चुअली, कि वो अपने को अटेंशन नहीं देना चाहते थे, और जब भी कोई आरती करता था गुरुजी नीचे देखते थे या फिजिट करते थे अपनी उंगलियों से, कभी ऊपर देखते नहीं थे, थोड़ा उनको अजीब सा लगता था। तो ऐसे ही उस दिन हो रहा था, मैं काफी पीछे थी बड़े मंदिर में, बहुत भीड़ थी, और वो शुरू ही आरती शुरू हुई थी। और अब मालूम है जैसे ज्यादातर हम सबकी टेंडेंसी होती है, सारी लेडीज आगे बढ़ना चाह रही थी आरती करने के लिए, और बहुत धक्कम धुक्का हो रहा था। बहुत उस समय मुझे बहुत अजीब लगा एक्चुअली। मैं सोच रही थी कि इनको यहाँ चेंज कर देना चाहिए, कि सबको बैठा देना चाहिए और कुछ लोगों को खाली असाइन करना चाहिए आरती के लिए। तो वो दिन मैं भूल नहीं सकती थी, इतना धक्कम धुक्का था, और मैं पीछे से एकदम आगे पहुंच गई। मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ ये सब, मैं आगे पहुंच गई और मैं चुपचाप गुरुजी को ऐसे निहार रही थी। इतना अच्छा लग रहा था मुझे देख करके, और मुझे पता ही नहीं कब मेरे हाथ में किसने आरती की थाली दे दी, और मैं एकदम घबरा के हक्की बक्की हो गई, और गुरुजी को ऐसे देख रही हूँ, निहार रही हूँ, और मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। एंड आई वाज जस्ट एकदम से किसी ने कहा आरती करिए, तो मैं गुरुजी की आरती करने मैंने शुरू किया, पर मेरी हिम्मत नहीं थी गुरुजी की तरफ देखने की भी। मैं नीचे ही देख करके उनकी आरती कर रही थी। एंड जब गुरुजी को टीका लगाना था, जब गुरुजी को देखा, ही वाज लुकिंग स्ट्रेट इन माय आईज, और मैंने जब टीका लगाया, मुझे ऐसा लगा गुरुजी इज ओमनीसेंट। मैंने बोला है कि अंतर्यामी है, सबको मालूम है। मैं सिंगापुर में रोज आरती करती थी, और मेरे मन में था कि गुरुजी इस जन्म में कभी मुझे मौका मिलेगा आपकी आरती करने का, तो गुरुजी ने अपना दिन, अपना टाइम अपने आप से चूज किया। इससे अच्छा डिवोटी के लिए कौन सा दिन हो सकता है? गुरु पूर्णिमा के दिन आप साक्षात महाशिव की, अपने गुरु की, जिनको आप आराध्य हैं, आपकी पूरी एग्जिस्टेंस है। मेरे तो पूरी लाइफ का एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ गुरुजी, एवरीथिंग। और उनकी आरती करना मेरे लिए इतना सौभाग्य का दिन, और मैं बता नहीं सकती, मुझे ऐसा लगा था कि मेरा जीवन अब खत्म भी हो जाए ना, तो मुझे कोई इसका शौक नहीं है, क्योंकि यही मेरी लालसा थी कि मैं गुरुजी को इस जन्म में आरती करूं। और इतना अच्छा लगा जब आरती हो गई, मैं चुपचाप बैठी, मुझे ऐसा लगा कि बस आई एम इन सेवेंथ हेवन रियली। एंड उसके बाद एक बार और आरती करने का मौका मिला, जब गुरुजी नोएडा आए थे। उन्होंने खुद डिसाइड किया था कि उनको मेरे डैडी के घर आना था नोएडा में। एंड जब वो आए थे तो उन्होंने पूरा एक दिन, मैं अलग से इसका पूरा सत्संग शेयर करूंगी डिटेल में, जो कई चीजें मैं भूल गई थी, पर गुरुजी ने कहा था जब गुरु आते हैं, गुरुजी ने पूरा गाइडलाइन दी थी मुझे उस दिन, मुझे कैसे कैसे होनी है सब सारी चीजें। तो उन्होंने कहा था जब गुरु आते हैं तो बड़े घर के उनको रिसीव करते हैं, छोटे उनको लेने जाते हैं। तो मुझे कहा था तू मुझे रिसीव करेगी, मेरी छोटी बहन उनको लेने जाएगी। तो मैं बाहर खड़ी रिसीव करने के लिए, और मेरे पेरेंट्स, मेरे भाभी, जितने घर के बड़े बुजुर्ग थे, सबको मैंने आगे करा था कि ये डैडी घर आ रहे, पहले डैडी, मम्मी, भाभी ये लोग करेंगे आरती, फिर अगर मुझे मौका मिलेगा तब मैं उनको रिसीव करूंगी। तो ये सब हो गया। उसके बाद फिर वो मम्मी ने मुझे आरती की थाली दे दी, और मैंने वहीं गेट पर गुरुजी को फिर से आरती करा, उनको टीका लगाया और उनके चरण धोए, और किस तरह से उनको अंदर ले आए। और गुरुजी आके जब बैठे हैं, ऐसा लग रहा था कि मतलब आप सोच सकते हैं कि उससे बढ़ के किसी भी आपके गुरु की डिवोटी को उससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती है। फिर ओम शिव जय शिव ओमकारा की आरती बजी, और सारे रिश्तेदारों ने, सबने आरती करी, और गुरुजी ने कहा दोबारा लगवाओ। कभी गुरुजी रिपीट नहीं हुआ, दोबारा आरती हुई लगी। एंड देन फिर वो थाली मेरे हाथ में आ गई, सबका टर्न हो गया था। फिर मैंने गुरुजी की आरती करी, एंड अगेन गुरुजी लुक स्ट्रेट इन माय आईज, और मुझे लगा कि जैसे गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, अपने आईज से ब्लेस कर रहे हैं। एंड आई जस्ट मेल्टेड। मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं, मैं कहीं और किसी और लोक में हूँ। ऐसा एक्सपीरियंस जो है वो खाली एक भगवान ही आपको दिला सकते हैं, और वो भगवान ही आपको याद दिला सकते हैं। और जो आज तक एक एक क्षण, एक एक एक्सपीरियंस ऐसा लगता है आई एम रीलिविंग इट। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है सामने सामने वो चीजें गुरुजी मेरे से रीलिव करा रहे हैं, जो व्हाट आई हैड एक्सपीरियंस एट दैट टाइम। गुरुजी को जैसे ही उनका चरण स्पर्श किया, आप समझ सकते हैं कि पूरी आपके हाथों से खुशबू, और उस घर में कितने दिनों तक
इतनी खुशबू फ्रेग्रेंस गुरुजी की और इतनी डिवाइन एनर्जी कि मैं उस कमरे में, मुझे लगता था मैं यहीं सोऊंगी, यहीं रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। और उस कमरे में उसका देखभाल करना, ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइंग रूम में गुरुजी थे तो ऐसा लगता था कि कोई सफाई ना करे, मैं ही सफाई करूंगी। ऐसा लगा था यहाँ भगवान आए थे, मेरे गुरु आए थे, यहाँ बैठे थे उस सोफे में। मैं कितने दिनों तक किसी को बैठने नहीं देती थी, मैंने कहा नहीं कोई नहीं बैठागा, ये गुरुजी इसमें बैठे थे। आज भी जब मैं जाती हूँ, मैं वहां जाती हूँ, दिया जलाती हूँ, कई संगत जो घर के हैं हम सारे बैठते हैं, हम वहां बैठ के फिर से वो सत्संग करते हैं, गुरुजी को याद करते हैं और गुरुजी को थैंक्स करते हैं कि गुरुजी ने कितना अच्छा वो मौका दिया था कि आप अपने गुरु की सेवा कर सको। ये देखो, ये इस जन्म में हमारा सफल हो गया कि हमें गुरुजी की कुछ भी छोटी सी चीज, जो भी हो, वहां तो बहुत बहुत लोग सेवा करते थे पर हर डिवोटी का अपना ही होता है। मुझे लगता है मेरा जन्म ये सफल हो गया है जो मैं गुरुजी के साथ जुड़े और गुरुजी ने इतना प्यार दिया और इतने छोटे से उसको ले करके गुरुजी ने कैसे मुझे एक एक चीज हाथ पकड़ के सिखाया और कराया। और जो जो सेवा मुझे अंदर से मेरा मन होता था, सारी चीजें गुरुजी ने कराई और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और मैं यही चाहती हूँ कि ये टाइम गुरुजी सबको ऐसे एक्सपीरियंस दे एंड ब्यूटीफुली हंसते गाते हम आगे बढ़े, एक दूसरे के लिए प्रे करते रहेंगे। टाइम जो है इतना बुरा है, सबके लिए प्रे करिए, एवरी डे प्रे करिए प्लीज। हम एक दूसरे के लिए प्रे करेंगे तो हम सबको ब्लेसिंग मिलेंगी। आपकी गुड वाइब्स हर एक संगत को गुरुजी ने एनर्जी दी हुई है, आप महसूस करिए। हम सब एक दूसरे को ब्लेस कर सकते हैं, एक दूसरे को गुड वाइब्स दे सकते हैं। इस समय कोई निंदा चुगली नहीं करिए, किसी की कोई बुराई नहीं करिए, कोई गलत बात नहीं करिए। ये टाइम है अपने को एनर्जी लेने का और देने का, बस। और मैं यही ट्राई करती हूँ कि आप यही करिए और गुरुजी सबको खुश रखें, सबके घर में बरकत करें, सबके घर में बहुत बहुत खुशियां दें और बिल्कुल भी कोई भी बीमारी छू भी ना पाए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सबको, आप लोगों को नतमस्तक, सबको मैं आपको बहुत प्यार से जय गुरुजी कह रही हूँ। जय गुरुजी।